को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और देखो, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती हो, ठीक है, या फिर किसी एग्जाम के सॉल्यूशन देखने हैं, हर एक चीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, टॉपिक वाइज भी, एग्जाम वाइज भी, सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, ज्यादा वैसे ढूंढोगे तो आपको वीडियो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3। आपको पता है कि क्यूब या घन में जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, √3 इंटू साइड, ठीक है। सवाल में बोला है कि ये 7√3 है, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइड 7 आ गई। हमसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम बताना है। अब जो अपना क्यूब होता है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि मीन प्रोपोर्शनल बताना है दिस एंड दिस। आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √XY ले लो, ए भी मानता हूं पर यहाँ पे ए भी ऑलरेडी था। XY मतलब पहली चीज को मल्टीप्लाई करना है दूसरी चीज से। एक अपने पास क्या है, a प्लस बी, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी के क्यूब से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a प्लस बी के क्यूब से और a माइनस बी। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे a माइनस बी की पावर 3 है, यहाँ पे a माइनस बी की पावर 1 है, तो मिलके a माइनस बी की पावर 4 बनेंगी और उसका अंडर रूट आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। दो सवाल तो अपने इजी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। शिफ्ट में मैंने कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी डाले। नेक्स्ट सवाल है कि ए ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट हैड डिसाइडेड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 10 डेज, ठीक है। एक कॉलेज के ग्रुप ने क्या डिसाइड किया कि वो काम को 10 दिन में खत्म करेंगे। पर क्या हो रहा है कि देखो ऐसा सेम सवाल किया था हमने, मैं बोलता हूँ ना कि सेम टाइप के सवाल ही आते रहते हैं। बाद में क्या हुआ कि एज 2 स्टूडेंट ड्रॉप आउट एवरी डे, और हर एक 2 दिन स्टूडेंट क्या है अपने जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट है इस तरीके से 15 दिन में खत्म हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो बिगनिंग में थे। उसी तरीके से बताऊंगा सेम जो मैंने आपको 2-3 से पहले बताया था। लेट्स से कि मैंने मान लिया कि टोटल x लोग थे जो 10 दिन में काम करते थे, तो टोटल काम हो जाता 10x। अब पहले दिन तो क्या हुआ है कि x लोगों ने काम किया है एक दिन, इसके बाद क्या है हर एक दिन 2 छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे जैसे ये सेकेंड डे आएगा, ठीक है, सेकेंड डे से स्टार्ट होगा, तीसरा, चौथा, और ऐसे टोटल काम 15 दिन में हुआ है। पहले दिन का ये हो चुका है, यानी यहाँ पे ये जाएगा 15 तक जाएगा वैसे तो टोटल। दूसरे दिन क्या हो रहा है कि 2 लोग छोड़कर चले गए, यानी अभी होंगे x माइनस 2। फिर तीसरे दिन 2 और छोड़ के चले गए तो x माइनस 4, ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी। तो इसी को सॉल्व करना है अपन को, ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो x है वो तो पूरा 15 बार आया है, तो 15x तो आ जाएगा बाहर, प्लस का क्या बचेगा, देखो यहाँ पे -2 है, फिर -4 है, और मैं काम करता हूँ माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा अपने 2, 4, 6 डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म कितनी आएगी, देखो टोटली 15 टर्म थी, एक टर्म यहाँ पे चली गई, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये जो टर्म है टोटल 14 टर्म है अपने पास। 14वीं टर्म हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे निकलता है, एपी में 14वीं टर्म निकलती है a प्लस 13d। ए मतलब इनिशियल टर्म है 2 प्लस 13 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, यानी मैं कह सकता हूँ जो लास्ट टर्म है अपनी ये आएगी 28। इसको सॉल्व करते हैं, 10x इज इक्वल टू 15x माइनस, देखो इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आपको ये तो पता है कि ये जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 14 टर्म है, इसको हम एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एवरेज क्या होता है, अगर एक फिक्स ऑर्डर में चल रही है, यानी या तो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, तो एवरेज हो जाएगा पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ जाएगा 15। अगर एवरेज 15 है तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा यहाँ पे देखो ये 15x जो ये 10x है इसको मैं इधर ला रहा हूँ, यही काम करते हैं, कोई नहीं एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस, एवरेज यहाँ पे 15 आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम कितना आएगा, तो सम आ जाएगा 15 इंटू टोटल नंबर, कितने टर्म थे 14, ये आ जाएगा। एक दूसरा तरीका था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नॉर्मली Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो एक ही बात है। इस 10x को मैं इधर लाऊंगा, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 5x और ये वाली टर्म इधर चली जाएगी 15 गुणा 14, ठीक है, 5 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 या 42, 42 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। सेम सवाल मैंने पहले भी करवाया था, अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, और ऐसा सवाल आगे भी पूछा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 4 है अपना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ। क्या सवाल है, बोल रहा है कि 4 मैन हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो किसी काम को खत्म करते हैं 18 दिनों में, तो पूछ रहा है कि कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी अगर इस काम को 12 दिन में खत्म करना है। मैं मान रहा हूँ कि देखो टोटल 12 दिन में खत्म करना है, मैंने मान लिया कि टोटल x आदमी थे, ये मैंने क्या माना है, टोटल माना है,
आप ऐसे मत माना करो कि पहले अभी 4 थे तो 4 प्लस एक्स मान लो, नहीं, टोटल को जो पहले वालों को घटा देंगे ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। 4 में नहीं है, इसको 4 ही रहने दो, एक ही बात है। तो 4 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 3 से ये 6 टाइम, यानी 6 तो है टोटल, लेकिन हमसे पूछ रहा है एक्स्ट्रा कितने चाहिए। तो 6 तो टोटल थे, जिसमें से 4 अपने पास पहले ही थे, तो एक्स्ट्रा कितने परसेंट चाहिए, 2 यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये है cos 40 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 30 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 60 लिख सकता हूँ। cos से तो cos कट जाएगा, 40 प्लस एक्स बराबर 60 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा 20। सवाल में भी यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो 20 डिग्री हो जाएगी। देखो ये सवाल है क्वेश्चन 6, काफी एक कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछा गया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसमें P और Q दो लोग रन कर रहे हैं। 500 मीटर का ट्रैक की लंबाई है, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। स्पीड एक की 6 है, दूसरे की 10 है। आगे बोल रहा है कि इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलने के बाद ये अपनी स्पीड बदल लेते हैं, तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कौन पहले मिल आएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे मान लो इस पॉइंट से इन्होंने चलना स्टार्ट किया, मान लो P अपना इधर जा रहा था, Q अपना इधर जा रहा था, यही वाली स्पीड ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे P जा रहा था 6 की स्पीड से, ये जा रहा था 10 की स्पीड से। अब देखो पहली बार मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं किसी इस मान लो कि इस पॉइंट पर ये मिले, तो यहाँ से ये इधर गया, ठीक है, और ये यहाँ से इधर गया। देखो ये 10 की स्पीड से जा रहा था, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा। मान लो इस पॉइंट पर गया, ये 10 से जा रहा था, लेट से मान लिया कि इसको 5 घंटे लगे यहाँ पे जाने में, ये कम मान लेते हैं कि 2 घंटे लगे। अब ये 6 से जा रहा था तो इसको ज्यादा लगेगा, लेट से मान लेते हैं कि 3 घंटे लगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है महज, ठीक है, आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू मत मानना। अब इस पॉइंट पर मिलने के बाद क्या बोला इन्होंने कि हम स्पीड को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी पहले तो ये इधर 6 से जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर मिलने के बाद क्या होगा, ये इसी पॉइंट पर आएगा, यानी आगे इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इधर आएगा और ये अपना यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। P पहले 6 से जा रहा था, लेकिन अभी P इधर आएगा और कितने की स्पीड से आएगा, 10 की स्पीड से। पहले Q इधर जा रहा था, 10 से जा रहा था, लेकिन अभी 6 से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जितना टाइम लगा है 6 की स्पीड से आने में, सेम टाइम इधर लगेगा, यानी इस पॉइंट पर ये वापस आएंगे तभी भी सेम टाइम, क्योंकि स्पीड तो हमने इंटरचेंज कर दी ना। यहाँ पे इसको 6 की स्पीड से जाने में 3 घंटे लग रहे थे, वापस ये 3 घंटे में आ जाएगा। स्पीड तो अभी भी इधर 10 है, तो ये इधर आएगा, तो इसको ये 10 मीटर मतलब सेम टाइम लग जाएगा, 2 घंटे, यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे तभी भी ये सेम टाइम पर आके पहुंचेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ रहा है तो एक वर्बली सोच के देखना आप जस्ट इस चीज को, ठीक है। ज्यादा टाइम दे नहीं सकते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है जिसकी साइड है 4, 6, 8, इसको एक पेपर से कवर किया जाता है। आगे बोल रहा है पेपर को हमने रिमूव कर दिया और इससे एक स्क्वायर बनाया है, तो पूछ रहे हैं कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। देखो स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर में एरिया होता है, वॉल्यूम तो होता नहीं, यानी कुछ नहीं। इस बार आपको एरिया इक्वल करने हैं, ठीक है। जनरली शेप को कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल करने होते हैं, पर यहाँ पे एरिया इक्वल करने होते हैं। तो जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या, सॉरी एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ एल बी यानी 4 6 की 24 प्लस 6 8 48 और 8 चौके 32, ये बराबर आ जाएगा। अगर स्क्वायर की साइड 1 है, सॉरी ए है, तो ये ए का स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 और 4 94, 94 और 8 102, 102 और 2 104, 104 का डबल यानी हो जाएगा 208 इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब देखो मेरे को ए निकालना है, आपको पता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी आंसर है वो 14 से 15 के बीच में ही आएगा। इतना तो हमें पता है कंफर्म। देखता हूं मैं कितने ऑप्शन है 14 से 15 के बीच में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन हो गया। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि आपको आएगा कितना, ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा। एग्जैक्ट निकालना नहीं है, बस कहीं आप एग्जैक्ट निकालने में टाइम वेस्ट करो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला गया कि एस डिपॉजिट ए टोटल ऑफ रुपए 50,000 इन 2 अकाउंट, ठीक है। एस है 50,000 रुपए डिपॉजिट करता है 2 अकाउंट में, जो इसको 8% और 12% के साधारण ब्याज देता है एनुअली। बोल रहा है कि 1 साल के बाद उसको टोटल 5200 रुपए मिलते हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो हमसे पूछ रहा है कि 12% पर उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। देखो इस सवाल में हम एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए हमको ओवरऑल रेट निकालनी पड़ेगी। और इसका एक और भी तरीका होता है कि आप, ठीक है, मैं इसको देखो इस पे मैंने वैसे वीडियो बना रखे हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। एलिगेशन से बता रहा हूँ आपको, एक दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है। मैं आपको एक काम करूंगा, दोनों ही बता दूंगा, कोई नहीं वीडियो 5 मिनट बड़ी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो ये है अपना 8%,
दूसरी रेट है 12%। हमें ब्याज मिल रहा है टोटल 5200 रुपए, और ये कितने रुपए पर मिल रहा है, इतने पर, और इसमें परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, यानी आएगा 500। इसके 2 जीरो यहाँ से चले गए, 5 दाएंगा 50 और 2 यानी आ जाएगा 10.4। यह आ गया 10.4 ओवरऑल रेट परसेंट। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 0.6 से 11 यानी आएगा 1.6%, और इधर आएगा कितना 2.4%। अगर देखो ये क्या आ जाएगा, अपना रेशियो आ जाएगा टोटल, ये यानी 8 3 24 और 8 दूनी 16, 2:3 में पैसा लगाया, यहाँ पे था 50,000, यानी 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू 50,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। तो इधर 20,000 लगाए, इधर 30,000 लगाए, पूछ रहा है 12%। 12% के करस्पॉन्डिंग रेशियो 3 था, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। ठीक है, तो ये हो गया, ये मेथड 1 हो गया। मैं आपको एक दूसरा मेथड और बताता हूँ। ठीक है, वो भी कुछ नहीं है, एक तरीका डेविएशन ही है अपना। अपने पास रेट क्या थी, एक तो थी 8%, दूसरी रेट 12% है, उसको मैं ऐसे लिख दूं 8 + 4%। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ओवरऑल अगर हम यहाँ भी 8 लेते, यहाँ भी 8 लेते, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता, 50,000 रुपए पर 8% मिलता, यानी 50,000 का 8% ब्याज मिलता, यानी कितना मिलता 4,000 रुपए मिलता। लेकिन एक्चुअली में मिला कितना है, 5200 मिला है, मतलब ये 1200 एक्स्ट्रा मिला है। ये 1200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिला है, क्योंकि ये जो सेकंड केस है इसका 4% की वजह से मिला है। तो इस सेकंड केस का 4% इतना है, तो अगर इसका मेरे को 100% निकालना हो तो दोनों साइड 25 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0 0 25 दूनी 50, 5 असील 25 से कम 25 और 5 30। तो दूसरे केस का जो 100% पैसा है वो है 30,000। हमसे यही पूछा था, जो सेकंड वाला केस है यानी 12% पर कितना दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों सवाल समझ आ गए होंगे, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट। सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है बल्कि देखा जाए तो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 9 DI का है। यहाँ पे ये ईयर दे रखा है, इधर सैलरी है और इधर ट्रांसपोर्ट, इंटरेस्ट और टैक्स है। इस तरीके से सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर। पर ईयर सैलरी का एवरेज पूछा है, विच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग दिस 4 ईयर। देखो सैलरी अपनी ये है, सारा डेटा है 1000 रुपीज में, और एवरेज पूछा है, सबको जोड़ लो। इस डाटा का कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं हमें, सबको जोड़ूंगा तो 0 0 0, इधर आएगा 5 और 5 10, 1 असील, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 1100। इस 1100 का एवरेज निकालना है, यानी 4 से देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ से बचेंगे कितने अपने पास 3, 30 हो जाएगा, 4 संख्या 28, 2 20, 4 पंजे 20, ये आ गया 275। और 1000 में डाटा था तो इसके पीछे 1000 लगा सकते हो, यानी 3 जीरो चिपका सकते हो, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। सवाल हमसे क्या बोला गया है कि तरुण है हमारे पास, तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल, बसाव क्या है, नाम है क्या किसी का। तरुण ओन ए प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग एन एरिया ऑफ दैट वाज 10% मोर देन द एरिया ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय बसाव। बिल्कुल, एक तो तरुण है अपने पास, ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति है वो बसाव है। तो हमसे बोल रहा है कि तरुण के पास है जो एरिया है वो 10% एक्स्ट्रा है, किसके पास से, बसाव के स्वामित्व से। 10% होता है 1/10, यानी इसके पास 10 यूनिट है तो इसके पास 11 यूनिट आ गया। आगे बोल रहा है while the area of the plot land by नकुल was 40% more than the area of plot by तरुण। नकुल के पास एक तीसरा बंदा नकुल हो गया जिसके पास 40% ज्यादा है, किससे, तरुण से। 40% होता है 2/5, यानी तरुण के पास 5 यूनिट है तो इसके पास 7 यूनिट होगा। तो ये 5 और 7 को बनाना पड़ेगा हमें सेम। इनको सेम कैसे बना सकते हैं, 11 और 5 को सेम 55 बना सकते हैं, यानी इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा 11 से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ तरुण, बसाव और नकुल का कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 और 5 दाई 50, और नकुल का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो 11 7 77, ये आ गया। अब हमसे बोला गया कि नकुल के जो भूखंड है उसका एरिया है वो है 2695 वर्ग फीट, तो बसाव के पास कितना होगा, तरुण का है ये रहा, सॉरी नकुल का बोला, यानी 77 यूनिट की वैल्यू है अपने पास 2695, और हमें वैल्यू निकालनी है किसके पास, बसाव के पास, यानी 50 की वैल्यू निकालनी है। तो इससे कम आंसर आएगा, सारे ऑप्शन है भी। तो देखो यहाँ से 11 से काट रहा हूं मैं 7 टाइम, और 11 से इसको काटूंगा तो 11 दूनी 22, 4 बचेंगे 49 हो जाएंगे, 11 चौके 44, 5 बचे 55 और 11 पंजे 55, 7 से और काट लेते हैं, 7 से 21, 3 बचे 7 पंजे 35, 1 यूनिट की वैल्यू 35 आ गई, हमें 50 की चाहिए। 35 पंजे होते हैं 175 और 0 और चिपक जाएगा, यानी कितना आएगा 1750। 1750 यानी ऑप्शन नंबर पहला। 35 पंजे 29 पंजे, ये सारी चीज तो आपको रटी हुई होनी चाहिए।
देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है कि इसको सॉल्व करना है और बोल दिया कि एस टी यू का सम जीरो नहीं है। जीरो इसलिए बोला कि आप यहाँ पे जीरो वगैरह वैल्यू ना लो, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू तो ले सकते हो, बस ऐसे लेने है कि सबका सम जीरो ना हो। और देखो वैल्यू पुटिंग से तो हर कोई बना लेगा इस सवाल को, लेकिन मैं एक्चुअली में इस सवाल में आपको वो सिखाना चाहता हूँ। इसको आप बेसिक से बनाएंगे। अब देखो बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर है, इधर टी स्क्वायर है, इधर टू एस टी है, यानी ये बन गया एस प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये है माइनस का यू स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे देखो एस स्क्वायर टी स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन देखो टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी यू है और यहाँ पे यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर तो बनेगा। पहले तो मैंने लिख दिया एस स्क्वायर और माइनस लूंगा कॉमन, यहाँ से जब माइनस कॉमन लूंगा तो टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू टी यू बनेगा, यानी ये बन जाएगा अंदर यू प्लस टी का होल स्क्वायर। दोनों जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो एक तो हो जाएगा एस प्लस टी प्लस यू इंटू एस प्लस टी माइनस यू, इसको डिवाइड करेंगे एस माइनस यू माइनस टी, और एक हो जाएगा एस प्लस यू प्लस टी। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी। अब देख लो क्या बचा है, ऊपर एस प्लस टी प्लस यू चाहिए और नीचे एस माइनस यू माइनस टी चाहिए, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखो अपन को निकालना है 1 साइन थीटा और माइनस में हो रखा है साइन थीटा। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा है, और डिवाइड में साइन थीटा है, एक कॉस बटे साइन की मिलके कॉट थीटा बन जाएगा और दूसरा है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ऑप्शन अपना फर्स्ट आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक शॉपकीपर ने क्या किया, 1600 मैंगो परचेज किया है 120 रुपए पर डजन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो कलर कुछ ज्यादा बड़ा ओवर लग रहा है, इसको लेते हैं कि 1600 मैंगो खरीदे 120 रुपए पर डजन। पर डजन मतलब कि 12 मैंगो इसने खरीदे कितने के, 120 रुपए के। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मैंगो कितने का खरीदा है, तो एक मैंगो खरीदा है 10 रुपए का, और हमसे बोला है कि टोटल इसने 1600 मैंगो खरीदे, यानी सीपी निकल जाएगा 1600 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक जीरो से और यानी 10 से, ये तो टोटल सीपी आ गया। वैसे फीलिंग नहीं आ रही, कलर साइज उतना ही लेते हैं, बड़ा ही रखते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है कि इसने 900 मैंगो है वो 15 रुपए के हिसाब से बेच दिए। एक बात बताओ मेरे को, इसने इसको पड़ कितने का रहा था, एक मैंगो 10 रुपए का, और इसने बेचा कितना का है, 15 रुपए का, यानी प्रॉफिट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का खरीदा और 15 का बेचा है तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने मैंगो की बात हो रही है, 900 की, तो 4500 का प्रॉफिट तो ये हो गया। सेकंड बोल रहा है कि इसने बचे हुए 14 रुपए पर मैंगो के हिसाब से बेच दिए, 900 पहले बेच दिए, 1600 टोटल थे, यानी 700 मैंगो तो अभी भी बच रहे हैं। इसको 14 रुपए में बेचा, एक को खरीद के 10 का लाया था, यानी इस पे भी 4 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी 2800 रुपए इस पे लाभ हो गया। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 8 और 5 13, एक असिल 4 2 6 और 1 7, 7300 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। एक तरीका था कि आप यहाँ पे टोटल एसपी निकाल लेते, लेकिन निकालना तो हमें प्रॉफिट ही है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये निकाल लिया कि प्रॉफिट कितना आएगा। ये है 16,000 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अपना आंसर जितना भी आएगा। 3 जीरो हटा देते हैं यहाँ से, 1 2 3 जीरो, और 16 से डिवाइड कर लेंगे, 730 है ना, 16 चौके 64, 4 वाली लाइन में आएगा आंसर। ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। बचेंगे कितने, 64 के बाद 9 बचे, 90 हो जाएगा, और 16 पंजे 80, यानी 45 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, एग्जैक्ट आपको निकालने की नीड नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है अपना। ठीक है, चोर पुलिस का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरीके से कहानी है कि चोर ने क्या कुछ सामान चुराया और वो भाग गया वहां से 15 की स्पीड से। पुलिस वहां पे पहुंची क्राइम सीन पे 4 मिनट बाद। ठीक है, और फिर 4 मिनट के बाद ही इमीडिएट उसने स्टार्ट किया, यानी पुलिस ने चेज करना स्टार्ट किया चोर को। 16 मिनट के बाद उनके बीच में अभी भी 200 मीटर का गैप बच रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ऐसा नहीं है मैं पहले पढ़ के आ रहा हूँ, बस मेन चीजों पे फोकस करना होता है, पूरे क्वेश्चन को थोड़ी ना पढ़ना होता है। 200 मीटर का गैप बच रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम विल द पुलिस कैच अप द थीफ एंड व्हाट इज द स्पीड। तो पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पर पुलिस वाला उसको पकड़ेगा वहां तक जो कितनी दूरी होगी और पुलिस वाले की स्पीड क्या होगी, दो चीजें पूछी है। देखो कहानी इस तरीके से है कि ये अपना क्राइम सीन था, यानी यहाँ पे पुलिस आई होगी और यहाँ पे थीफ था। चोर की स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर और पुलिस को 4 मिनट बाद पता चला, यानी जब चोर कितने डिस्टेंस चल चुका होगा, फिर डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ये 15 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम है 4 मिनट, मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग लग जाएगा, यानी 15 चौके 60, यानी 1 आ जाएगा ये। यानी जो चोर है वो कितनी दूरी चल चुका होगा, 1 किलोमीटर चल चुका होगा। 1 किलोमीटर कह लो या 1000 मीटर कह लो, एक ही बात है।
अब देखो यहाँ पे वही सेम अपना रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस बार पुलिस की स्पीड नहीं पता। लेट्स से कि पुलिस की स्पीड x है, चोर की तो हमें बोला था कि 15 है। ये x भी मैंने किसमें माना है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि जो थीप की है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है, मान लो ये इस पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब ये देखो क्या किया है कि ये इधर भागे, चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रहा है। पकड़ेगी तो तभी पुलिस, वरना तो पकड़ में ही नहीं आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो। ठीक है, तो 16 मिनट के बाद क्या हो रहा है, अभी भी इनके बीच में 200 मिनट का गैप हो रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 16 मिनट में इन्होंने कितनी दूरी चल ली होगी, 800 मीटर चल ली होगी। तो जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, 800 मीटर में लगेगा। टाइम निकाल रहा हूं मैं, और टाइम है अपने पास 16 मिनट, मिनट को आवर में बदल सकते हैं, 16/60। ठीक है, इक्वल टू ये 800 मीटर इन्होंने डिस्टेंस चल ली। सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड हो जाएगी x-15। पुलिस की ज्यादा होगी तो x मैंने लिया है बड़ा। अब देखो ये 800 मीटर है, इसको भी किलोमीटर में बदल लेते हैं तो 1000 से लग जाएगा भाग। यहाँ से सॉल्व करके पहले निकालते हैं कि हम x क्या आएगा। तो यहाँ से देखो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 0 से अपने 2 0 चले जाएंगे, है ना, और इस 1 0 से ये 1 0 चले जाएगा, तो यहाँ से अपना ये आ जाएगा, और 8 से ये चले जाएगा 2 टाइम। देखो ये है 2/6 आ रहा है, यानी 1/3 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ रहा है 1/x-15। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो x यहाँ से आ गया 18। x क्या है, x है स्पीड ऑफ पुलिस, यानी ये 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो पहले तो ये देखो 18 कौन सा ऑप्शन है, 18 तो एक ही, बाकी किसी में भी 18 नहीं है, तो यही वाला आंसर आ जाएगा। और दूसरा ये पूछा था कि कितनी दूरी पर इसको ये पकड़ेगा। एक चीज निकाल ली है, दूसरी आप निकाल सकते हो चाहो तो, वरना रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जब हम चोर की पुलिस की स्पीड निकाल चुके हैं तो वो दूरी तो निकालना सिंपल सी बात है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं निकालते हैं। आप खुद निकाल लेना, क्योंकि ऐसे सवाल मैं बहुत करवा चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल है कि इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर है जिसमें इस तरीके से चीजें हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना ई है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। ये वाली दूरी x है, ये वाली दूरी 9 है, ये वाली दूरी 6 है, और ये वाली दूरी है 4। हमसे वैल्यू पूछी है x की। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ डायग्राम को थोड़ा, ठीक है। x पूछा है, देखो ये क्या है, अपने 2 सर्कल हैं, और ये अपने पास है ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस। कुछ और भी दे रखा है कि सवाल में, सवाल ही गायब हो गया अपना। तो क्या था, ये वाला सवाल था कि 2 सर्कल है जिनकी रेडियस 4 और x सेंटीमीटर है, AC अपने पास है टेंजेंट, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। देखो अगर आप लोगों को याद हो, ऐसा सेम सवाल आया था किसमें, सवाल देखते ही मेरे को दिमाग में आ रहा है CPO 2022 प्री की जो शिफ्ट थी ना, उनमें मैंने ऐसा आपको सेम सवाल डिट्टो करवाया था। सवाल देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक कर गया ये। उसके बाद मैंने ऐसा सवाल किया नहीं है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन करवाया है, तो करवाते करवाते चीजें याद आ जाती है। यहाँ पे अपने बनते हैं सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, कैसे बनते हैं, क्योंकि मेरे को याद है, मैंने इसलिए बोल दिया सिमिलर बनते कैसे हैं आपको पता है। ये अपने पास, मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ डायग्राम को थोड़ा ना, ठीक है। ये अपने पास टेंजेंट है, ये और ये अपने पास क्या है, रेडियस, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। सिमिलरली ये भी 90 का बनेगा। अब आपको पता है ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल भी बराबर होता है। जब 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ADE सिमिलर है किसके, ए पे था 90 वाला एंगल, यानी पहले सी को लेना पड़ेगा, डी पे था ये वाला एंगल, यानी बी को लेना पड़ेगा, और ई को। ये अपने सिमिलर हो गए। इसको देखो सेम ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम साइड का रेशियो लेंगे बाद में। अब अगर आप यही गलत लिख दोगे तो साइड का भी गलत रेशियो निकाल लोगे। या फिर दूसरा एक तरीका है कि आप ऐसे लिखो ही मत कि कौन से बराबर है, डायरेक्ट एंगल पे फोकस करो। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, इस वाले में 90 के सामने कोई भुजा है, वो हमें नहीं पता है क्या है, ना ही इधर पता है, तो इसको तो रहने देते हैं। ये तो देखो ये वाला जो कॉमन एंगल था, ये जो साइड है ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यार मैं एक अलग कलर से बता देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक तो अपना ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल था, ये इक्वल थे। एक और दूसरा कलर ले लेते हैं, एक ये वाला एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस वाले के जो पिंक के सामने ये वाली साइड है 4, ये बराबर हो जाएगा, इधर इसके सामने है x इक्वल टू। अब देखो ये वाला जो ग्रीन कलर है, इसके सामने ये वाली भुजा 6, इधर ग्रीन के सामने ये हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, हमें तो x चाहिए, तो इधर आ जाएगा 9 चौके 36, 36/6 x 6 आ गया। सवाल में हमसे शायद x ही फाइंड करने को कहा था। तो देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्रीवियस सवाल कर लोगे तो आपको नए सवाल लगेंगे ही नहीं। ऐसा लगेगा कि ये सवाल तो आप बना के आए हो, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये सवाल पहले मैं बना चुका हूँ और मैंने आपको करवाया है, तो इसलिए एग्जाम भी दिमाग में आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 16 आपके सामने। यहाँ पे कुछ चीजें दिख नहीं रही थी तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया।
यहाँ पे बोल रहे हैं पी क्यू क्या है, डायमीटर है, पी क्यू व्यास है, ठीक है, सेंटर इसका वो हो गया, एंगल क्यू आर 100 है, हमसे पूछा है एंगल पी एस आर, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। हमें निकालना है पी एस आर, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ से निकालते हैं। तो देखो हमें बोला था कि ये डायमीटर है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इधर मिला दिया मैंने, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से भी मिला सकते हैं, सबको मिला दो, ये मिला दिया हमने। अब क्या बोला था कि अगर अपना पी क्यू डायमीटर है तो आपको पता है जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरा एक मैं और चीज कह सकता हूँ क्या कि पी आर क्यू एस, ये क्या होगा, अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा, क्योंकि इसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो सरकमफ्रेंस पर है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है कि आमने सामने का एंगल का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। देखो और आमने सामने के कौन होते हैं, एक छोड़ के एक, जैसे आर है तो आर के सामने होगा एस, यानी मैं कह सकता हूँ ये जब 90 है तो ये कंप्लीट एंगल अगर मेरे को फाइंड करना होता तो ये 90 डिग्री है, लेकिन मेरे को कंप्लीट फाइंड नहीं करना है, मेरे को सिर्फ इतना सा फाइंड करना है, ये पूरा 90 है तो इतना सा 90 से कम होगा, ये तो श्योरिटी है, 90 से कम ये नहीं हो सकता, 90 से कम ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही हटा दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं बेस क्यू आर को लूँ, आपको पता है कि अगर सर्कल में मान लो ये अपना बेस है, ये सरकमफ्रेंस पर थीटा एंगल बनाता है, तो सेम बेस पर ये यहाँ पे सेंटर पर 2 थीटा बनाता है, ये क्यू आर पर ये सेंटर पर 100 बना रहा है, तो ये सेम बेस पर सरकमफ्रेंस पर यानी कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला, सेम बेस ये वाला आएगा, ये 50 बनेगा, पूरा 90 था मतलब ये 40 हो जाएगा। तो 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल है वो एकदम समझ आ गया होगा, जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे बिना देरी करे। ये दे रखा है अपन को, ये दे रखा है और हमसे वैल्यू पूछिए इसकी। देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या, देखो यहाँ पे एक तो ना एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो मैंने बताई नहीं, अब तक मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा था सारी चीजें, लेकिन एक चीज और होती है, जैसे यहाँ पे एक और एक दो इक्वेशन है ना, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। मान लो कि आप वैल्यू पुटिंग से भी करना चाहते हो चीजों को, हालांकि ये मत सोचना कि यहाँ पे माइनस देख के मैंने ये बोला है, उसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी फॉर्मूले है उसमें प्लस की जगह माइनस लगा देंगे सी के साथ। लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीसरे वेरिएबल लेट से कि सी को 0 मान लिया, जब सी को 0 मान लोगे तो a प्लस बी कितना आएगा, 20 आएगा। सी को 0 मान लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, 152 आएगा। और जब सी को 0 मान लिया तो ये टर्म 0, ये भी 0, यानी हमें निकालना होगा सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब। वो यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा, इसका क्यूब कर लो तो a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी ना उसको मैं इधर दूसरी साइड ले जाऊंगा, और 20 का क्यूब कितना आएगा 8000 माइनस ये टर्म क्या आती 3ab, और a भी मेरे पास था नहीं था, a भी नहीं है बट a प्लस बी है तो a भी और चाहिए होगा। अब a भी कैसे निकलेगा, a भी निकलेगा इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 152 प्लस ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको फॉर्मूला नहीं पता है, ट्वाइस ऑफ ये क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, यानी यहाँ से अगर मैं ए बी निकालूंगा तो 400 में से 150 जाता तो 250 बचता, लेकिन 2 ज्यादा गया यानी 250 में 2 कम, यानी ये बचेगा 248 और 2 से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 124। हालांकि ऐसे टफ पड़ेगा शायद ये, इसका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने सोचा इस तरीके से बता देता हूँ तो अब कर ही देता हूँ। 124 है और इधर 3 गुणा 2 6 0, तो यहाँ पे आ ही जाएगा 124 गुणा 6 आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा अगर 100 होता तो 600 और 24 6 के 144 और यानी 744 आएगा। ये कितना आएगा 744 और 0 और 60 जोड़ा तो 7500 और 8000 ये यानी 560 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी इसका फॉर्मूला क्या है, 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल, इसमें आप लगाओगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ब्रैकेट में प्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे, सी की जगह माइनस सी रख देना। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि 40 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 25% एल्कोहल है और वाटर है 75%, तो ये जो रेशियो कितना आ जाएगा 1:3 में आ जाएगा। टोटल 40 लीटर का था, मतलब 10 लीटर अपने पास ये है और 30 लीटर ये है। बोल रहा है कि 10 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाता है मिक्सचर में, तो परसेंटेज बताना है एल्कोहल का कितना होगा। 10 लीटर का ऐड कर रहे हैं वाटर, पहले वाटर 30 लीटर था अभी 40 लीटर हो जाएगा, एल्कोहल तो अभी भी 10 लीटर है। एल्कोहल का परसेंटेज निकालना है, एल्कोहल 10 है, टोटल मिक्सचर हो गया 40 और 10 50 का, तो 1/5 आ गया, और 1/5 आपको पता है कितना होता है 20%, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि DI का है,
यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉलोइंग चार्ट इस डाटा को दिखा रहा है इंडियाज एफडीआई में मिलियन यूरोज में। सवाल में पूछा है कि एवरेज बताना है एफडीआई का ओवर द ईयर 1992 टू 1970। देखो 2 ईयर की बात नहीं कर रखा है, ये एक पीरियड की बात कर रहा है, 1992 से लेकर 1997 तक एवरेज बताना है। तो सबको जोड़ लो और भाग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 साल का। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। पहले मैं इंटीजर वैल्यू जोड़ रहा हूं, तो 5 और 10 15, 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 और 24, 37 और 4 41, 41 और 20 61, 61 और 1 62 और 30 और यानी 92। ये आ गया अपना 92, तो एक आ गया। प्लस में जो पॉइंट्स में है उनको और ऐड कर लो। एक तो है 0.7, फिर है 0.15, उसके बाद है 0.16, उसके बाद है 0.22, इसके बाद है 0.23 और इसके बाद है 0.36। सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 2 असील 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, यानी ये आएगा 182। और यहाँ 2 के बाद पॉइंट यानी 1.82 और आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 93.82 आ रहा है। एवरेज निकालना है, 6 से कर दो डिवाइड, इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 एकम 6, 3 बचा 33 हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी आंसर 15 पॉइंट समथिंग आएगा। कितने ऑप्शन है? सारे ही ऑप्शन है। 6 पंजे 30, फिर कितना बचा था 3 38 हो जाएगा, 6 6 36, फिर यहाँ से 2 बचा 22 और यह आ जाएगा 6 3 18, यानी 15.63 अप्रोक्स इतना आएगा, यानी 15.6 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे अपन 15.7 नहीं ले सकते, इंटीजर में लेते तो 16 लेते, पर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल है 20। यहाँ पे बोला गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन इज 15,990 और इसको सेल किया जाता है 12,792 में। तो डिस्काउंट कितना मिला है ये हमसे पूछ रहा है। तो एमपी से एसपी का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। एमपी है 15990 और इसको हमने सेल कर दिया 12792 में। ठीक है, 6 और 18, 18 से 24, 3 से तो कट ही जाएगा ये, 3 पंजे 15, फिर आएगा 3 एकम 3, सॉरी 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये आ जाएगा। और ये भी कट रहा है कि नहीं, 3 से कटना तो चाहिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 19, 3 6 18, 2 12 30 और 3 चौके 12 ये आ जाएगा। 6 और 6 12 और 4 16। अब किससे काट लेते हैं इसको? ये देखो अभी चाहो तो डायरेक्ट में निकाल सकते हो या 2 से तो काट ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 दूनी 4, 1 13, 2 6 की 12, 1 13, 2 6 की 12 और फिर आ जाएगा 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इतना कौन झंझट करेगा यार, अब सॉल्व ही कर लेते हैं। ये है अपना 26 65, देखना पड़ेगा एक तो किससे कट रहा है, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे हम। 5 - 2 3, 6 - 3 3, 6 - 1 5 और 2 - 2 0, यानी 533 आ रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 533 का। कितने पर? 2665 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटो 20 टाइम, 5 5 25, फिर 1 बचा 16, 5 तिया 15, फिर 1 बचा 15, 5 तिया 15 और 533 से कट जाएगा, यानी सीधा सीधा कितना आ गया 20% आ गया। 20% है ऑप्शन सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 21। इसको सॉल्व करना है। देखो चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बट नीड नहीं है ना, आपको करना है। ये -7p था, यहाँ पे माइनस है। पहले अंदर ब्रैकेट को देखते हैं, ये है 4q - 10p और बाहर माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा 8p, माइनस का आएगा 4q और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10p, तो 10 और 8 ये आ जाएगा 18p और माइनस का 4q, कितना आ गया। और बाहर है फिर अपने पास क्या, ये तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। ये है फिर 3q में से माइनस हो रही है ये सारी चीज, यानी 3q में से ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, तो 3 और 4 7q और माइनस का हो जाएगा 18p। अभी हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और ये सारी चीज माइनस हो रही है -7p में से, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस का 7q आ जाएगा, एक सेकेंड, और ये प्लस का हो जाएगा 18p। 18 में से 7 जाएगा तो 11p बचेगा और माइनस का 7q बचेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया। इजी सवाल है, बट काफी लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 22। क्या बोला गया कि 20 वुमेन है और 15 मैन है, मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 20 वुमेन एंड 15 मैन इस काम को कर सकते हैं 6 दिनों में। बोल रहा है कि 150 डेज फॉर ए सिंगल वुमेन कंप्लीट द वर्क, जबकि 150 डेज में एक अकेली वुमेन काम को खत्म कर सकती है। 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30। इधर 20 वुमेन है, इधर 25 वुमेन है, तो इसको वुमेन को इधर लाएंगे तो 5 वुमेन आ जाएगा और इधर अपना कितना बचा है 15 मैन। 5 से ये 3 टाइम भी कट जाएगा, यानी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 1:3।
टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे, बेटर है दूसरी वाली से निकालेंगे। तो ये आएगा 150 डेज में कर रहा था और वुमेन की एफिशिएंसी है 3, यानी टोटल काम हो गया अपने पास 450। हमसे पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे एक काम, एक मैन को खत्म करने में। ठीक है, 450 काम है, मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो कितने दिन लग जाएंगे? 450 ही लग जाएंगे। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर और ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, सी पर ये राइट एंगल बना रहा है, AC की वैल्यू 12 है। देखो इसकी रेडियस 4 है, मतलब ये लेंथ अपनी क्या हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 8। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता है कि किसी भी सर्कल में ये क्या है, टेंजेंट है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये भी टेंजेंट है, ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी बराबर होगी। जैसे अगर मान लो ये अपना क्या है x, ठीक है, तो ये भी क्या होगा x। तो ये मेथड 1 तो मैं एकदम बेसिक मेथड बता रहा हूँ, मेथड 2 मैं आपको हेट एंड ट्रायल बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 8 + x का होल स्क्वायर, साथ में स्क्वायर भी कर रहा हूँ, 64 + x स्क्वायर और 8x का डबल 16x, ये बराबर होगा कि एक तो ये बेस क्या है 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक ये वाली साइड 4 + x और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और इसका x स्क्वायर और 4x का डबल 8x। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इधर 8x है और इधर 16x है, तो 8 इधर चल जाएगा तो 8x आ जाएगा इक्वल टू 144 और 16 अपने पास हो जाएंगे 160। 160 में से माइनस करना है 64, तो अगर 60 माइनस करता तो 100, लेकिन 64 माइनस करना है यानी 96 आएगा। तो x यहाँ से आ गया 12, x 12 आ गया। सवाल में पूछा था CB की वैल्यू बतानी है, यानी ये लेंथ अपने पास 12 आ गई, तो 12 और 4 कंप्लीट 16 आ गई। मेथड 2 क्या था? हिट एंड ट्रायल मेथड था। कैसे? उसके लिए भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जिनको नहीं पता है वो इस तरीके से बना लेते। आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉल r निकालने का एक डायरेक्ट तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? a + b - c/2। a और b कोई भी बेस और आप परपेंडिकुलर मान लो, और c होता है अपना हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण होता है। तो जैसे यहाँ पे अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल था और सिर्फ हमें एक ही साइड पता थी, लेकिन देखो 12 देख के मेरे दिमाग में आया कि या तो अपना 3 4 5 के रेशियो में होता है। ठीक है, जैसे 3 4 5 होता है, इसमें जैसे ये 12 है, मान लो अगर 3 की वैल्यू 12 होती है, ये कितना होता है 4 गुना, तो सारी वैल्यू में 4 गुना लेता तो ये 12, ये 16 और ये कितना आता मेरा 20। फिर मैं देखता कि क्या स्मॉल r सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। स्मॉल r मतलब a + b - c, a क्या हो जाता है कोई भी एक साइड ले लो 12 और एक 16 और c है हाइपोटेनस 20 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 12 और 16 मिलके बन जाती है अपने पास 28। 28 में से 20 जाता तो 8, 8 बटे 2 4, यानी ये सेटिस्फाई कर गई। लेकिन इस तरीके से हमको हिट एंड ट्रायल लगाना होता और सेटिस्फाई करवा के देखनी पड़ती। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से बनता नहीं और टाइम भी वेस्ट होता है, इसलिए अगर ज्यादा कुछ नहीं सोचना है तो मेथड 1 लगाओ। वैसे मैं मेथड 2 ट्राई करता क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल से काफी चीजें बनाता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर है अपना 24। वापस जूम कर लेते हैं अपन इसको। यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 44। 44 में क्या आता है 11 और 4। 4 का रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट हो, तो ये वाला नहीं हो सकता, बाकी ये 4 से, ये 4 से, ये 4 से, तो 11 और देखना है। पहले तो ये देखो कि ये नंबर कितने डिजिट का है, 2 4 5 डिजिट का है, तो सबके आगे 0 लगानी पड़ेगी और 1 बाई 1 चेक करेंगे। 5 - 0 5, 7 - 4 3, 6 - 3 3, 5 और 3 8 3 11, 11 11 से डिविजिबल है, 4 से ऑलरेडी था, यानी नंबर 44 से हो जाएगा। बाकी के 2 ऑप्शन को नीड नहीं थी चेक करने की क्योंकि आंसर पहले ही आ गया है। इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है, सॉल्व करना है इसको जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 3 हो। तो रख देते हैं, यहाँ पे ये आएगा √2 - √3, इधर क्या आएगा √2 + √3। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि रेशियलाइजेशन करना होता है, परिमेयकरण। यहाँ पे प्लस साइन है तो इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो और उल्टे से कर दो डिवाइड। सॉल्व करेंगे, नीचे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि हो जाएगा 2 - 3 यानी -1 आएगा। इधर हो गया ये a - b का होल स्क्वायर जो कि a² + b² यानी 2 और 3 5 माइनस का ये आएगा 2√6। ठीक है, अब -1 से डिवाइड भी कर दो तो ये तो प्लस का 2√6 हो जाएगा और माइनस का आएगा 5। ऑप्शन 4 में को नजर आ रहा है। तो इस शिफ्ट के पूरे की पूरे 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। और देखो जब भी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस पर मिनिमम 100 व्यूज आ जाएंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जितना जल्दी 100 व्यूज आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर एक दिन में आ जाएंगे तो एक दिन में सारी प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने अब करके रखी है और अपलोड अभी 7 8 में वो करनी है।